सर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जाते हैं। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन 3 मरहलों में क्यों, बताएं आप। देखें, यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी उनके जो मुखालफिन हैं उन्होंने कहा कि आप 3 मरहलों में इलेक्शन यहाँ पे क्यों कराना चाह रहे हैं जब अमन अमान हो गया। हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे भी इतनी सीट्स हैं कमोबेश, और वहाँ पे तो एक ही उसमें हो रहे हैं, जिसको कहते हैं ना एक ही सांस में हो रहे हैं, कि गो में हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में क्यों हो रहे हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को क्यों किए जा रहे हैं। उनके कुछ 87 लाख टोटल वोटर है, और उसमें से 44-45 लाख के करीब मर्द हैं, बाकी फीमेल वोटर्स हैं। 3,71,000 जो है वो यंग वोटर्स, नए वोटर्स हैं, और कमोबेश इतने ही 4 लाख प्लस जो हैं वो 40 लाख जो है वो कोई यंग वोटर्स हैं। अच्छा, यंग वोटर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ बहुत से लोग ऐसे जो पहली दफ़ा वोट डालेंगे। अब इनसे खौफज़दा है जो यंग वोटर है, चूँकि वो इस पर है और उसको बहुत ज़्यादा पता भी है, बार बार उनको इंटरनेट शट डाउन करना पड़ता है। इंडिया ने तो टॉप किया हुआ है इंटरनेट शट डाउन करने में, आजकल बाद दूसरे मुल्क भी कुछ कम पीछे नहीं है, लेकिन इंडिया भी जो है ना वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, पायनियर है। हाँ, इस चीज़ का पायनियर, और साथ बड़ा, जिसके 8वीं पोजीशन तक कोई नहीं उस तरह का पायनियर है। अब राहुल गांधी ने यही उनसे सवाल किया कि आप कहते हैं कि हमने तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, तो आप भी जो वहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 5 सीटों पे थे, और वो भी किस्तों में थे, एक सीट का 5 किस्तों में वहाँ पे भी इलेक्शन हुए, 1 सीट एक बार, एक दूसरी सीट दूसरी बार। तो उन्होंने कहा ये क्यों किया, और 2 सीटों पे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जनता पार्टी भागी गई, उसमें उसने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, वो फोर्सेस जितनी रिक्वायर्ड हैं उतनी फोर्सेस नहीं हैं। अब आप देखें कि 6 लाख प्लस आर्मी वहाँ पे मौजूद है, और अभी फोर्स कम है, 6 लाख से ज़्यादा फौज, उसके बाद 30,000 मजीद भेजी गई थी पिछले इलेक्शंस के बाद, वो भी अभी तक वहाँ पे कायम दायम है, और फिर अभी भी फौज कम है वहाँ पे। तो पता नहीं कश्मीर में यकमुश्त इलेक्शन कराने के लिए कितनी फोर्सेस की जरूरत होगी। एक्चुअली तो वहाँ पे जो अपना भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ लोग हैं वो यही कहते हैं, जो उनका अलायंस है इंडिया, वो यही कह रहा है कि हम एक्चुअली जो एक नफ़रत की दुकान है, नफ़रत का माहौल है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। और नफ़रत के माहौल में नरेंद्र मोदी को और उनकी जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं कुमार साहब, उनको ये मालूम है कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, लोग मार भी सकते। देखिए, जब इकट्ठे होंगे इतने लोग, वो चाह रहे लोग निकले नहीं। तो हालांकि इलेक्शन मतलब शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं 6-7, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें, और 74 सीटों पे उमूमी तौर पे जो इलेक्शन है जनरल वो सूबाई के वो 74 होंगे, बाकी तो पहाड़ी शेड्यूल कास्ट हैं जिसमें मुसलमानों को उस तरह कैसे शादिशा ना हो। तो इस पर भी वो खौफजदा है कि हम मतलब इस पे भी जो इलेक्शन है वो खुल के नहीं करा सकते, डरते हैं, उनको पता है कि इकट्ठे ना हो जाएं। अब वो एक बार में जम्मू, कुपवाड़ा वगैरह इस तरह के, उसके बाद सबसे आखिर में कुपवाड़ा वगैरह के जो आसपास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ ज़्यादा थी। गड़बड़ मीन्स जो अपराइजिंग है वो ज़्यादा है। अब भी पिछले दिनों किसी ने कभी उनकी स्टेटमेंट आती है कि हमने मुदाखलत कम कर दी, कभी आती है मुदाखलत बढ़ गई। अब वो इंडिया की जो बयानात हैं, उनकी जो स्टैंडिंग्स है, वो बिल्कुल एक उस पर कायम नहीं रहते। वो मरहले उन्होंने इसलिए बनाए हों कि अमन व अमान की कुछ सूरत हाल बिगड़ती उन्हें नज़र आ रही हो। नहीं, वो कभी अभी उन्होंने कहा ना कि 600 हैं, अब 600 कहाँ से उसमें घुस गए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 6 लाख फौज तो बॉर्डर पे खड़ी हुई है, तो अगर 6 लाख के बावजूद भी लोग घुस गए हैं। अभी आप देखें इंडिया में भी वो यही बात स्ट्रेटजी अडॉप्ट किए हुए हैं, वो कह रहे हैं वो जी लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरी जो फोर्सेज है उन्होंने उनको ब्लॉक किया हुआ है। कल भी उनके मीडिया ने ये नारे लगाए हैं कि हम रोक रहे हैं। बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को कहा कि आप इनको रोकें। इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र खैर जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इसकी समझ नहीं आई सर। हमारे बगैर तो इंडिया का कोई इलेक्शन ही मुकम्मल नहीं होता ना। 8 जो अपना मोहतरा ने कहा मोदी ने तो हमें हिफाज किया हुआ है। हाँ, उसने हमारे उसमें हिफाज़े पाकिस्तान जो जनता पार्टी के बहुत से लीडर हैं, तो उसमें उन्होंने एक तो ये कि 8, जैसे उसने मोहतरा ने कहा था कि 8 लोग जो हैं, 8 लफ्ज़ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में बड़े इन हैं। मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, अच्छा इस तरह के जितने भी वो लोग हैं ना लफ्ज़, वो 8 जो है ना वो
बड़े वो उनका बयानिया है। हाँ, और उनके मुसलमानों के मुदाखलत मुसलमानों के हवाले से। उसके बाद हमारे 2-3 इदारे हैं, वो भी मोदी को बड़ा पसंद है। मुझे तो लगता है कि हमारे जो इदारे हैं उनकी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत चल रही है, मतलब जैसे वो पेंट करते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुदाखलत है, पाकिस्तान के इदारों की मुदाखलत है। भाई मुदाखलत तो तुम्हारी अपनी है। जहाँ पे जब वहाँ पे हरियाणा में इलेक्शन हो रहे थे तो आपको याद होगा कि वो बैठा हुआ क्रॉस लगा रहा था वोटों पे जी। उनके जो उसके अपना लोकल बॉडी के चेयरमैन के इलेक्शन थे, उसमें क्रॉस लगा के कुछ लिख रहा था और वोट रिजेक्ट कर दिया उसने। 60 और 12 वोटों वाला जो है जनता पार्टी का मेयर बन गया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या है जी। तो क्रॉस लगाने की रवायत या वोटर पे डुप्लीकेट करने की रवायत इंडिया से दूसरे मुल्कों में भी पहुंच गई। तो मतलब उनको लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है एक्चुअली। उनका मतलब ये है कि हम फोर्सेस बहुत ज़्यादा खड़ी करके लोगों को डरा के ये साबित करें कि हमारा जो मतलब मकबूल जम्मू कश्मीर का जो वोटर है वो बहुत पुरअमन है। एक्चुअली उनको ये डर है कि अगर पूरे जम्मू कश्मीर में यकमुश्त इलेक्शन हो गए, एक साथ हो गए, तो लोग बड़े पैमाने पे बाहर निकलेंगे और जब लाइनें लगेंगी तो मे बी का कुछ भी हो सकता है। मॉब सैकी है ना, मॉब कंट्रोल में नहीं रहता, कहीं भी निकले। सर अमेरिका अपने इलेक्शन में बिजी है फुल टाइम। कल भी मैं देख रहा था वो जो उनकी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका हाथ पकड़ के ओबामा साहब जो हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट वो कहीं पे कुछ खिताब कर रहे थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अब तो उनके तमाम लीडरान जो हैं बड़े वार्म अप हो चुके हैं और जो मैदान छोड़ गया जो बाइडन वो भी नज़र आ रहे हैं जलसों में जुलूसों में। अमेरिका उधर बिजी है सर अपने इलेक्शन में और रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भी किसी दौरे पे निकला हुआ है, पोलैंड गया हुआ है, किसी और मुल्क गया हुआ है। मोदी साहब यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, दौरे पे दौरा चल रहा है। क्या हो रहा है सर ये? हम भी कोई दौरा कर रहे हैं या नहीं? हमें तो दौरे पड़ रहे हैं सॉरी पढ़ तो नहीं रहे, ऐसे कह रहा हूँ। हाँ, वो असल में ये है कि देखें जो कमला हैरिस हैं उनकी नॉमिनेशन जो है वो 2-4 रोज़ पहले हुई है। फाइनल नॉमिनेशन जिसको कहते हैं ना कि उनकी जो डिसाइड हो गया ना। हाँ, तो वो जो बाइडन ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि जी अब ये नॉमिनेट हो गई और प्लेटफॉर्म उनको मिल गया। अच्छा, वो काफ़ी खुश थी। और उसके बाद उनको और खुशी मिली जब पहले ओबामा ने फ़ोन पे उनको मुबारकबाद दी, उसके बाद उनकी बेगम ने दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके लिए सड़कों पे आएंगे, मतलब कैंपेन करेंगे। अमेरिका में इलेक्शनिंग जो है वो हमारी तरह तो होती नहीं है कि बड़े बड़े जलसे किए और ये तो वहाँ तो 5 आदमी भी खड़े हो जाएं तो वोट फॉर फलाना और वो घरों के दरवाजे पे लटका के चले जाते हैं कि मुझे वोट दें मुझे। उसमें साथ उन्होंने अपना डाला होता है कि इतने ये मेरा रोल है माजी में मंशूर भी अपना और वो सारी चीज़ें। वो एक शॉपर सा बनाया होता है, उसमें दरवाजे पे लटका के चले जाते हैं, खुद ही पढ़ लो। और कारकुन वो हमारी तरह होता कोई नहीं है क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं होता, लोग पैसे मांगते हैं। तो रॉस पैरो जैसा अमीर तरीन आदमी वो भी अपनी चाय खुद बना रहा होता था और अपनी कन्वेंसिंग और पोस्टर खुद दे रहा होता था। इसलिए मतलब अमेरिकन इलेक्शनरिंग हमसे बहुत मुख्तलिफ पैटर्न में होती है क्योंकि वहाँ मुफ्त का कारकुन दस्तयाब नहीं है। मुफ्त का कारकुन दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान में भी 1-2 जमातें हैं जो की वर्कर्स को पेमेंट्स पे करती हैं जिनसे वो ओवर टाइम काम लेती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो जैसे हो रहा होता ना, कल इधर पहुँच जाओ परसों उधर पहुँच जाए, इधर जैसा उधर, तो ये अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो बड़े छोटे से महदूद से जलसे जुलूस होते हैं, इतना बड़ा मैसिव वहाँ। बल्कि लास्ट टाइम जब जो बाइडन ने विन किया इलेक्शन तो ओबामा जो है उसने देख रहा था मैं टेलीफोन के ऊपर बैठ के कैंपेन की थी, लोगों को कॉल कर रहा था वो जी। तो ऐसे ही होते हैं वहाँ पे, कॉल करना डोर टू डोर, थोड़ा सा कन्वेंसिंग डोर टू डोर होती है। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है। तो बाहर कैफ ना वो अपने इलेक्शन कैंपेन में फंसे हुए और इनके पीछे मतलब जहाँ भी ये जाते हैं जो भी पार्टी जाती है उनके पीछे जो है वो पहुँच जाते हैं फ़लस्तीन के लोग, फ्री पैलेस्टाइन अमरीकी जो हैं। बेचारे फ़लस्तीनी तो पीछे ही रहते हैं ना, उनको तो देश निकाला ना मिल जाए। तो असल अमरीकी और असल जो यूथ अमरीकी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है फ़लस्तीन के हक़ में। तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। वो एक तरफ तो इस अपनी मैनिफेस्टो को सही तौर पे डिफ़ाइन नहीं कर पा रही डेमोक्रेटिक पार्टी कि हम फ़लस्तीन के बारे में क्या ओपिनियन इख्तियार करें। तो उसकी पूरी कोशिश ये है कि इलेक्शन में अब थोड़ा सा दिन तो रह गया, 18 से 22 आज वो हो गई है, आज अगस्त, और इसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर को 3-3.25 महीने रह गए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ये 2.5 महीने में जो है ना फ़लस्तीन का मसला कुछ न किसी किनारे लग जाए।
इसलिए जून में अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पेश किया अर्ली उसके लिए मुआहदे के लिए, और अब उनकी पूरी कोशिश है कि ये मुआहदा जो हो जाए। लेकिन अब हमास ने उसमें एक नई शर्त डाल दी है कि वो इसराइल हमास के लीडरशिप पे हमले नहीं करेगा। मतलब जो सिनवार साहब हैं वो कहते हैं, उनका मतलब ये है कि इसराइल इसका ये ले रहे हैं कि उन पे हमला ना किया जाए। उधर ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास ने बड़े पैमाने पे रिक्रूटमेंट कर ली है। अब अमेरिका ने एक इसराइल को ये भी लारा दिया है कि अगर मतलब आप सुलह सफाई कर लेते हैं, मुआहदे पे आ जाते हैं, तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा कि ईरान का जो हमला है वो मुलतवी हो जाएगा। पासदारान इनकलाब के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा है कि ईरान का जो हमला है वो डिले हो सकता है लेकिन बहुत सीरियस होगा। अमेरिका ने इसके जवाब में ये कहा है कि अगर पासदारान इनकलाब इसराइल पर कोई सीरियस हमला करेगी तो इसको हम भी बहुत सीरियसली लेंगे, मतलब हम भी इसका जवाब उसी संजीदगी से देंगे। अब वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि ईरान के तो कोई अड्डे तो उनके हर तरफ हैं, लेकिन इस्लामी मुल्कों में है, तो अगर इस्लामी मुल्कों को जवाब मिल गया ईरान की तरफ तो वो तो सारी ऑयल की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एकदम 300 पे चली जाएगी डॉलर पे पर बैरल पे। तो अमेरिका ये ब्लंडर कभी नहीं करेगा, और ईरान भी इस मूड में है कि ये कर लें तो इससे हमास को रीऑर्गेनाइज होने का मौका मिल जाएगा। और प्लस जो हमास है वो एक अपनी जो तंजीम साजी है, जो लीडरशिप, बहुत देखें पीछे बहुत शहादतें हुई और एक गैप आ गया मुख्तलिफ जगह पे, लीडरशिप का क्राइसिस आ गया, चाहे वो वॉर फुटिंग उस पे फ्रंट पे हो, चाहे वो मुज़ाकरात की फ्रंट पर हो। क्योंकि हानिया साहब के मौत के बाद, शहादत के बाद भी एक इस लीडरशिप में आ गया और उनके कमांडर को भी उन्होंने शहीद कर दिया, तो एक और जो वॉर फुट पे था वो भी उनको क्राइसिस आ गया। तो और भी लीडर्स बीच में जान से जाते रहे, तो उनकी कोशिश है कि ये भी हमें एक मोबिलाइज करने का दोबारा मौका मिल जाएगा, और कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे रिक्रूटमेंट हो रही है। तो इज़राइल ये चाहता है कि मैं किसी सूरत में ना करूं, और नेतन्याहू साहब हुकूमत करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि जैसे ही मुआहदा होगा तो अंदर उनके इतना बड़ा बहरान आ जाएगा कि उन्हें हुकूमत छोड़ना पड़ जाएगी। तो एक तो ये और इसी वजह से जो अमरीकी लीडर हैं एंथोनी ब्लिंकन, वो भी बार बार मशरिक़ वस्ता के दौरे कर चुके, 18-20 दौरे कर चुके हैं वो थोड़े से अरसे में। इतने मतलब बड़े पैमाने पे अमरीकी वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि मतलब अच्छी खासी तादाद में मिनिस्टर स्टेट और इवन जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, तो वो भी दौरे कर चुके हैं। तो एक बड़ी ह्यूज नंबर है जिसमें दौरे चल रहे हैं उनके पास। अच्छा, अब सेम पोजीशन जो है वो ट्रंप की है। ट्रंप बेचारा भी फंसा हुआ है कि एक वो चाह रहा है कि कोई सुलह हो जाए ताकि मेरी भी जान छूटे और वोटर एक तरफ किनारे लगे, जिसको कहते हैं ना, वोटर अभी बीच में प्राइजिंग में। तो अब ट्रंप ने भी कहा, यह जा रहा है कि ट्रंप ने भी खुफिया तौर पर नेतन्याहू साहब को टेलीफोन कॉल घुमाया है कि भाई जंग बंद कर दे। अच्छा, इस पर एक नया क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि 18वीं सदी के अवाइल में 1719 में शायद एक मुआहदा हुआ था, या 99 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया था जिसे लोगान एक्ट कहते हैं, LOGAN। तो इसके तहत जो कोई अपोजिशन लीडर या इवन वो जो हुकूमत में भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल सीट पे ना हो, वो किसी फॉरेन अपना सिटीज़न को, मेंबर को या किसी ऐसे शख्स को फ़ोन नहीं कर सकता जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पसंदाज हो। इस तरह के एलिगेशंस कैरी लोगर पे भी लगी, जो उस पर लगी कि वो भी कोई डायलॉग करते रहे ईरान के साथ गवर्नमेंट में ना होते हुए ताकि न्यूक्लियर डील हो जाए। इसी तरह की एलिगेशंस थोड़ी बहुत हिलरी क्लिंटन पे लगी, फिर एक टॉम सेनेटर पे लगी कि वो भी मिडल ईस्ट में कोई मैनूवरिंग करते रहे। अब इन पे लगी है। अच्छा, ये बहुत बड़ा जुर्म है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, अमेरिका के लॉ में ये अच्छा खासा जुर्म है और इस पर मतलब कई साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ट्रंप पे अब ये जुर्म साबित होता है या नहीं होता, लेकिन अभी तो ये आया है। ट्रंप पे तो और बेशुमार मसाइल हैं, उलझा हुआ है वो बेचारा। तो 18 सितंबर को जो वहाँ के जज हैं जोहान साहब, उन्होंने डिसीजन देना है कि ट्रंप गिल्टी या नॉट गिल्टी, तो उस पर तो उनके सारे मुहिम डिपेंड करती है उन पर। और उन्होंने इससे पहले फैसले से कहीं ऐसा ना हो कि बिला मुकाबला ही कमला हैरिस ने वो मुंतखब हो जाए। मतलब ये कि अच्छा, आप, जो आपने अच्छा जी बोलिए, जो आपने रूसी प्रेसिडेंट का जिक्र किया, रूसी प्रेसिडेंट दौरे पर हैं, जो साबिक सेंट्रल नो आज़ाद रियासत हैं उन पर उन्होंने अभी बातचीत से पहले उन्होंने दौरा किया आर्मीनिया का, फिर उन्होंने किया अपना अज़रबैजान का, और दोनों मुल्कों के साथ, दोनों आपस में हरीफ मुल्क हैं और नगोर्नो काराबाख के मसले पे दोनों मुल्कों में तनाज़ा चल रहा है, अज़रबैजान के पास है। तो अब वो चाह रहा है कि दोनों मुल्कों के साथ अमन मुआहदा कर ले, पीस पैक्ट कर ले।
अच्छा, अगर दोनों मुल्कों के साथ पीस पैक्ट कर लेगा तो फिर ये दोनों मुल्क भी आपस में पीस में आ जाएंगे, क्योंकि तीन मुल्कों का एक हो गया ना एक लिहाज से जी। और उसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया ने उछाला है, ये वीडियोस बड़ी ट्रैवल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो ये है कि वहाँ इससे पहले जब ये चेचनिया गए थे रूसी सदर, तो वहाँ पे सूरह अनफाल की तिलावत करके इनको सुनाई गई, उसका तर्जमा भी बताया गया, ज़ाहिर है रूसी लैंग्वेज में बताया गया होगा कि ये इसमें ये लिखा हुआ है, और इन्होंने फिर वहाँ पे कुरान पाक को उठाया, फिर चूम के रख दिया और यूँ पकड़ के उन्होंने एक बाइज़्ज़त और एहतराम के साथ तस्वीर बनवाई। तो काफ़ी 1.5 मिनट की वीडियो काफ़ी वायरल है दुनिया पे, और इसको एक सिग्नल दिया जा रहा है कि वो मुसलमानों को करीब रखना चाहते हैं। पहले भी ये आया था कि रूसी सदर जो हैं वो ये कह चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट नहीं है, खामखा के एलिगेशन ना लगाए जाएँ। हाँ, लोग टेररिस्ट हो सकते हैं और वो हर जगह पे हैं। तो वो अपने डिप्लोमेसी पे, मोदी पोलैंड के दौरे पे पहुंचे हुए हैं और इसके बाद वो यूक्रेन के दौरे पे जाएंगे। मोदी की डिप्लोमेसी कुछ अपनी उल्टी सीधी है, वो अपना एक तरफ तो यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने एक दौरा किया रूस का कि हम साबिक सोवियत यूनियन का, उसमें उन्होंने पुतिन से मुलाकात की और उनसे भी बिजनेस डील में चले हुए, जिस पे उन्होंने यूक्रेन के सदर उसने जेलेंस्की ने ये लिखा, ट्वीट किया कि जिस रोज़ मोदी हाथ मिला रहे थे रूसी सदर के साथ, उसी रोज़ उन्होंने एक बस पे हमला करके हमारे बेगुनाह शहरी मार दिए। तो मतलब ये दोनों मुल्कों में तसादुम का आलम था। तो बहर कैफ ये तीन इस पर डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी चल रही हैं, छोटी छोटी और भी हैं लेकिन ये तीन बड़ी चल रही हैं। और इसी डिप्लोमेसी के बीच में चाइना ने एक नई डिप्लोमेसी खड़ी कर दी है। उसने अपने शुमाल जनूब और उसमें नॉर्थ में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम मज़ीद 11 एटॉमिक रिएक्टर्स कायम करने वाले हैं। पिछले साल भी उन्होंने 10 कायम किए थे। अभी इस पे अमेरिका चूँकि मिडल ईस्ट में फंसा हुआ है और उसके पास इलेक्शन कैंपेन में कोई एक इशू को उसने किल करना है, जो उनके लिए जिसको कहते हैं ना कि सुहाने रूह बना हुआ है कि हम कैसे फ्री पैलेस्टाइन के जो नारे हर जगह गूंज रहे, उसको अपने वोट बैंक से मुतासर होने से कैसे बचाएं। तो अभी वो इस तरफ आया नहीं है कि चीन जो है वो 2-4 साल के अंदर 21 नए रिएक्टर बना लेगा। तो ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए लम्हा फिक्री है। सर मुख्तसर वक्त है। अच्छा, रूस और यूक्रेन की जो जंग है, ये जो मोदी साहब उधर भी गए इधर भी गए, क्या जंग शंग बंद करवा देंगे या क्या करेंगे? ये जंग बंद होती नजर आ रही? वो एक बड़ा है, मोदी का नारा चल रहा है पापा ने जंग रुकवा दी। तो वो एक एक्ट्रेस थी जिसको उन्होंने लेके जंग रुकवाने का नारा कर दिया। ये जंग बंद नहीं होगी अब तो, बल्कि ये आना शुरू हो गया है कि मे बी के कुछ अरसे में रूस जो है वो पूरे के पूरे उस पर कब्जा कर ले। ये भी कहा बाज़ रहनुमाओं ने कि अगर कोई तीसरा मुल्क इस जंग में शामिल हुआ तो तीसरी आलमी जंग नागुज़ीर हो जाएगी। और इसलिए ये दो मुल्कों के दरमियान रहते, रूसी रहनुमाओं ने भी धमकी दी और मिली अपना जो यूरोपीय रहनुमाओं ने उन्होंने भी धमकी दी कि वो ये जंग को फैलने ना दें। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ड्रोन्स की मदद से जो यूक्रेन की फोर्सेज हैं वो कर्स्क के इलाके में कुछ किलोमीटर अंदर गई हैं, उन्होंने काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया रूसी फ़ौजों को। लेकिन रूस अभी कह रहा है कि हम बड़ा हमला करेंगे क्योंकि इसका जवाब देंगे। और अगर बड़ा हमला हुआ, अभी तो जंग कुछ अजीब तरह से लड़ रही है, एयर अटैक ज़्यादा है ना, मिसाइल अटैक, एयर वो ड्रोन मिले। ज़मीनी जंग उस तरीके से नहीं है कि कब्ज़ा करें। अगर रूस कब्ज़ा करने के मूड में आया तो 75-80% तो अब भी उसके तसल्लुत में है। एक लिहाज से 20-25% पे वो रेजिस्टेंस जारी है, वो करके तो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ये इलाका पूरा का पूरा सुकूते यूक्रेन हो जाएगा अगर जंग में ज़्यादा शिद्दत आई या कोई तीसरा मुल्क टूटा बीच में कूद पड़ा तो। थैंक यू वेरी मच सर। टाइम इतना ही था। रूसी जंग का सवाल जो है वो मैंने खासकर अपने अपडेट होने के लिए पूछा। सर ने बता दिया कि 80% तो पहले ही रशिया के पास है और सकूते यूक्रेन जो है वो बिल्कुल करीब ही खड़ा हुआ है। चलें, जो भी हो खुदा करे कि वो अच्छा हो और दुनिया जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे और शुएब मरगूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।